गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ बेटे हम लोग चैप्टर 16 की रीडिंग कर रहे हैं। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन बाय W.C. डगलस। और ये रीडिंग हमारी पेज नंबर 92 तक आ चुकी है। जब लेखक पहुंच जाते हैं रिचमंड, काफ़ी थके हुए, यात्रा के कारण काफ़ी थक चुके थे वो उस समय तक। कपड़े भी उनके काफ़ी गंदे हो चुके थे और भूखे भी थे, लेकिन वहाँ पर उनका कोई जानकार नहीं था जहाँ पर वो ठहर सकें। और जहाँ भी उन्होंने कोशिश किया उनको पैसे चाहिए थे और पैसे भी उनके पास उस समय नहीं थे। तो आगे की स्टोरी देखते हैं। उन्होंने रात्रि को अपने शरीर को विराम दिया। एक उचित स्थान देखकर वो लेट जाते हैं। वहाँ पर लेट जाते हैं, लेकिन सारी रात उनको कदमों की आहट उनके सिर के ऊपर सुनाई देती रहती है। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पैसेज। द नेक्स्ट मॉर्निंग I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry because it had been a long time since I had sufficient food. As soon as it became light enough for me to see my surrounding, I noticed that I was near a large ship and that this ship seemed to be unloading a cargo of pig iron. तो लेखक रात्रि को विश्राम करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को रिफ्रेश, तरोताज़ा पाते हैं, लेकिन अभी भी भूख उनको लग रही थी, क्योंकि रात्रि के समय में ही उनको भूख लग रही थी और खाने का कुछ प्रबंध नहीं हो पाता है। तो सुबह उठते हैं तो शरीर में थोड़ी ताजगी थी, लेकिन भूख अभी भी उनको लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भोजन किया था। और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में प्रकाश काफ़ी हो जाता है, आसपास का क्लियर उनको दिखाई देने लगता है, तो वो ध्यान देते हैं कि वो एक बड़े शिप के पास थे, बड़े जहाज के पास थे। एंड दैट दिस शिप सीम टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। और वो जो शिप था वो अनलोडिंग हो रहा था, यानी कि सामान उसमें से उतारा जा रहा था। कार्गो शिप था वो, बड़े बड़े आयरन लोहे की सामग्री उसमें थी, जिनको कुछ मजदूरों के द्वारा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल्स इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। द कैप्टन, अ वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया, वेसल यानी कि जहाज के पास गए और जो कैप्टन थे उस जहाज के, उनसे सहमति मांगी कि क्या मैं भी सहायता कर सकता हूँ जहाज को अनलोड कराने के वर्क में। कैप्टन, जो कि एक वाइट मैन थे, अमेरिकी व्यक्ति थे और काफ़ी दयालु हृदय वाले दिखाई दे रहे थे, कंसेंटेड, वो सहमत हो जाते हैं। लेखक ने इस कार्य को करना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी और इस कार्य को करके वो थोड़ा धन अर्जित कर सकते थे। I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. काफ़ी देर तक उन्होंने उस जहाज़ को अनलोड कराने में कार्य किया और ब्रेकफास्ट के लिए पर्याप्त मात्रा में धन कमाया। और वो धन कमाने के बाद जो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, तो उस समय लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो शायद इतना अच्छा ब्रेकफास्ट पहले उन्होंने कभी ना किया हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद और मेहनत करने के बाद उनको ये ब्रेकफास्ट मिल रहा था। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन।
My work pleased the captain so well that he told me if I desired, I could continue working for a small amount per day. अब मेरे द्वारा जो किया गया कार्य था उस वेसल पर, उससे कैप्टन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि यदि मैं चाहता हूँ तो मैं कुछ दिन और कंटिन्यू काम वहाँ पर कर सकता हूँ, और जिसके बदले मुझे अमाउंट पर डे, एक छोटा सा अमाउंट प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था. दिस आई वॉज ग्लैड टू डू, और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था. दिस आई वॉज ग्लैड टू डू. आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डर टू economize in every way possible, so as to be sure to reach Hampton in a reasonable time. I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond. अब जब जहाज के जो कैप्टन थे वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उनके कार्य से, और उनको कार्य करने की परमिशन दे देते हैं. वो कुछ स्मॉल अमाउंट प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलता है, तो इससे लेखक को काफ़ी खुशी मिलती है, और वो लगातार कुछ दिनों तक वहीं पर कार्य करते हैं, जिससे कि वो अपनी थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर लें. सो एज टू बी श्योर टू रीच हैम्पटन इन ए रीजनेबल टाइम. और दूसरा उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि जो हैम्पटन उनको पहुंचना था वो भी सही समय पर पहुंच जाएं, और धन को बचाने के लिए उन्होंने लगातार वहीं पर सोना जारी रखा, उसी साइड वॉक पर सोना जारी रखा जिस साइड वॉक पर वो प्रथम रात्रि में रिचमंड आने के बाद वो सोए थे. तो इस प्रकार से उनको कुछ धन बचा पा रहे थे. When I had saved what I considered enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again without any unusual occurrence. I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. और जब लेखक को लगा कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन बचा लिया है जो उनकी यात्रा वगैरह के लिए काफ़ी था, तो उन्होंने जहाज़ के कैप्टन को धन्यवाद दिया उनकी दयालुता के लिए, और एक बार फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी अनयूजुअल एक्यूरेंस के. अब लेखक रीच्ड हैम्पटन विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, यानी कि जहाज़ वगैरह का जिस यात्रा का जो वेजेस थे उनको खर्च करने के बाद लेखक के पास 50 सेंट्स बच जाते हैं, जो कि उनको अपनी शिक्षा स्टार्ट करने के लिए उनके पास रहते हैं. टू मी इट हैड बीन ए लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी, बट द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building काफ़ी इवेंटफुल जर्नी रहती है लेखक के लिए, लेकिन जो प्रथम दृश्य था बड़ी 3 मंजिला इमारत का, ब्रिक्स स्कूल बिल्डिंग, ब्रिक्स यानी कि ईंटों की बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई जो बिल्डिंग थी, सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस. जब वो अपने सामने उस इमारत को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने जो इतने दिनों तक मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये सब उसका इनाम उसको मिल जाता है. इट सीम टू मी टू बी द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई हैड एवर सीन. बिल्डिंग को देखकर उसको बहुत बड़ी वो बिल्डिंग लगी, सुंदर बिल्डिंग लगी, और लेखक कह रहा है कि शायद मैंने पहले इतनी सुंदर बिल्डिंग कोई नहीं देखी थी. दिस साइड ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, और उसको देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे लिए एक नया जीवन प्रारंभ हो चुका है. I felt that a new kind of existence had now begun, that life would now have a new meaning. I felt that I had reached the promised land, and I resolved to let no obstacles prevent me from putting forth the highest effort to fit myself to accomplish the most good in the world. और इस प्रकार से लेखक उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर पहुंचने का उन्होंने अपने आप से वायदा किया था, और इस प्रकार से वो हर चीज़ को, हर ऑब्स्टेकल्स को पार करना चाहते हैं. जो भी इस हाईएस्ट एफर्ट
इस प्रयास में हाईएस्ट एफर्ट जो उनके शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रयास था, जो भी उसके सामने रुकावट आने वाली थी, और इसी प्रकार से वो हर ऑब्स्टेकल्स को पार कर लेना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे अभी एक वीडियो और आवश्यक होगी हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, एक वीडियो और बनाना होगा। तब तक आप यहीं तक इसको रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद कुछ हार्ड वर्ड्स आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। और मैंने आपको बताया था डेट शीट आपकी ग्रुप में जा चुकी है। 25 जनवरी से आपके यूनिट 4 एग्ज़ाम स्टार्ट है और यूनिट 4 के लिए इस बार फिर हमने सिलेबस आपकी बुक से ही रखा है। सिर्फ आपको चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से बनाए गए हैं आपके, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं और बुक वर्क आपको कंप्लीट लर्न करना है। और आपका सिलेबस इस बार रहेगा चैप्टर 10 to 16, चैप्टर 10 to 16 यानी कि जो हमारा रनिंग में चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा होगा इस बार के सिलेबस में। चैप्टर 10 to 16 आपको लर्न करना है और ये आपका यूनिट 4 का सिलेबस रहेगा। अभी एक मुझे पता चला कि चैप्टर नंबर हमारा 13 है, पपीज़ फॉर सेल, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे गए हैं, तो मैं आज आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी भेज देता हूँ, उनको भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके एंड बाय।